फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइड अप। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीक्रेट्स टू स्टैंड आउट इन कैंपस प्लेसमेंट। काफी स्टूडेंट जो स्किल होते हैं और उनका कैंपस प्लेसमेंट में सिलेक्शन हो नहीं पाता है। काफी चीजें वो मिस कर जाते हैं, जैसे कि मतलब बहुत सारी चीजें रही जो उनको पता नहीं रहता उन, और काफी जो टिप्स रहते हैं जो आपको फॉलो करके आप कैंपस प्लेसमेंट में आपका इजीली सिलेक्शन हो सकता है। ये कि जनरली ये बात है कि कैंपस प्लेसमेंट के बाद जब ऑफ कैंपस की बारी आती है तो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में सिलेक्शन करना ये कितना डिफिकल्ट है हम सबको पता है। तो इस उस हिसाब से हमको ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए ही फोकस करना है। देन हम देखने वाले इस वीडियो में हम मेनली देखने वाले हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल स्किल देखने वाले हैं। इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करना है, ग्रुप डिस्कशन में कैसा होता है, रेज्यूमे बिल्डिंग कैसे करना है, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट पे कैसे ध्यान देना है, और मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस कहाँ से करें। एंड फिर जो भी आपका जो रिजेक्शन रहा इंटरव्यू में, जो रिजेक्शन होगा या एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन में आप रिजेक्ट होते आते हो तो उनको ओवरकम कैसे करना है, और फिर मॉक इंटरव्यू, मॉक प्लेसमेंट के बारे में और रिसर्चेस के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम देखेंगे पहले अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस। तो मेनली प्रोसेस क्या होती है, कोई भी कंपनी आती है तो हमको रजिस्टर करना होता है, और रजिस्टर में भी हमको उसके बेसिक रिक्वायरमेंट, जो डॉक्यूमेंटेशन या जो भी उसके रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करना होता है। जैसे कि उसके एक्सपेक्टेड पॉइंटर रहा, कोई 6 पॉइंटर के लिए आती है, कोई 7 पॉइंटर्स के लिए आते हैं, वैसे ही। और उसके बाद में फिर रजिस्टर होने के बाद में वो कंपनी प्री प्लेसमेंट टॉक कंडक्ट कराती है। तो प्लीज बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्री प्लेसमेंट टॉक को मिस कर देते हैं, तो वहाँ आपको वो अटेंड करना है, क्योंकि प्री प्लेसमेंट टॉक में कंपनीज मेनली उनके जो फ्यूचर गोल्स रहते हैं, वो कैंडिडेट में कौन सी चीजें देखने वाले हैं, और जॉब रोल वो कौन से जॉब रोल के लिए आए, वो सारी चीजें हमको वहाँ पे पता चलता है। कंपनी का कल्चर क्या होने वाला है वगैरह। तो ये चीजें हमको मिस नहीं करनी है। हमको प्री प्लेसमेंट टॉक हमको अटेंड करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देन कंपनी वहाँ पे ये भी बताती है कि हमारा टेस्ट का पैटर्न क्या होगा, हमें इंटरव्यू वगैरह कैसा होगा, क्या ड्यूरेशन होगा। तो ये सारी चीजें हमको वहाँ पे देखने को मिलती है। देन आता है प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। तो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में मेनली हमको कोई भी कंपनी कैंपस में आई तो कंपनी का मेनली हमको रिसर्च करना है कि कंपनी को अप्लाई करना है या नहीं। कंपनी की सारी डिटेल निकाल लेनी है कि ये कंपनी कैसी है, ये कंपनी कितने स्टूडेंट्स को हायर करती है, और कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है, कंपनी के ज्वाइनिंग देती है या नहीं। क्योंकि काफी कंपनियों का ऐसा होता है कि कंपनी हायर तो कर लेती है पर ज्वाइनिंग देती नहीं। इसके वजह से काफी स्टूडेंट्स का बहुत नुकसान हो जाता है। देन हम आते हैं अंडरस्टैंडिंग द जॉब रोल। कंपनी आई कैंपस में, उसको समझने के बाद हम जॉब रोल देखेंगे कि ये जॉब रोल हमारे स्किल के साथ अलाइन है या नहीं। जो जो ये जॉब रोल टेक है या नॉन टेक है। काफी सारी कंपनी नॉन टेक के लिए भी आती है और टेक के लिए भी आती है। तो हमको जॉब रोल देख के ही अप्लाई करना है, हमें सभी कंपनियों में नहीं बैठना है। सिर्फ जो कंपनी हमारे स्किल के अलाइन है और जिस कंपनी में हम इंटरेस्टेड है, हमको सिर्फ वो ही अप्लाई करना है। हमें सारी कंपनी में अप्लाई करते नहीं बैठना है। उसके बाद में हम जो हमारा रिज्यूमे और कवर लेटर उस हिसाब से बनाना पड़ेगा। हर कंपनी के लिए हमको एक ही रिज्यूमे बनाने की जरूरत नहीं है। हर कंपनी के लिए हमको नया रिज्यूमे चाहिए, क्योंकि हर कंपनी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। उसको सेटिस्फाइड करने के लिए हर बार हमको रिज्यूमे में चेंज करने पड़ेंगे। इसलिए कंपनी के हिसाब से हमको रिज्यूमे और कवर लेटर बदलना है। देन आते हैं एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल स्किल। तो कंपनी में हर कंपनी के एप्टीट्यूड का पैटर्न अलग अलग होता है, और उनकी टेक्निकल स्किल की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती है। और बच्चे यहाँ पे मेनली मिस्टेक कर देते हैं कि वो पूरे 4th ईयर तक टेक्निकल स्किल पे ही ध्यान देते हैं और एप्टीट्यूड मिस कर देते हैं, और लास्ट में उनको पता चलता है कि कंपनी में जाने के लिए फर्स्ट स्टेप तो एप्टीट्यूड एग्जाम है, और वहाँ पे काफी सारे बच्चे साइड हो जाते हैं। तो इसलिए आपको एप्टीट्यूड पे ही इक्वली ध्यान देना होगा, टेक्निकल स्किल के तरह ही। तो एप्टीट्यूड में आपको मेनली क्वांटिटेटिव, लॉजिकल, क्वालिटेटिव, वर्बल एबिलिटी, ये सारी चीजें आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं क्या कल एप्टीट्यूड है और आज आपने फॉर्मूले देख लिए और हो गया। एप्टीट्यूड एग्जाम के लिए मेनली आपको 1 से 1.5 महीने की प्रिपरेशन लगेगी। उसके बिना आप एप्टीट्यूड क्लियर नहीं कर सकोगे। उसमें उसके बाद में एप्टीट्यूड एग्जाम में कोई कोई सी कंपनी में कोड भी उसमें इंक्लूडेड रहते हैं, कोई कोई सी कंपनी में बाद में कोडिंग राउंड होता है। तो वो सारी चीजें आपको वेरीफाई करके उस हिसाब से प्रिपेयर करना होगा। उसके बाद में जो आपके टेक्निकल स्किल है, तो अभी आप 4th ईयर में हो तो आपको वो सारी टेक्निकल चीजें आनी चाहिए, ऐसा कंपनी आपको एक्सपेक्ट करती है। जो जब भी आपने
रिज्यूमे में लिखा है, तो वो सारी टेक्निकल स्किल आपको ब्रश अप कर लेना है टाइम के साथ। उसको रिवाइज करते रहना होगा, नहीं तो आप भूल जाओगे। और आपको एटलीस्ट सारी चीजों के बेसिक्स तो आने चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बेसिक, डीएसए का बेसिक, ये आपको एक्सपेक्टेड है। देन आते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करें? तो कंपनी वाइज सब कंपनी के कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, और कंपनी ज्यादातर वही पूछती है। जैसे आपको कोई भी कंपनी रही, वो मेनली स्टार्टिंग में आपको कम्युनिकेशन स्किल देखेगी। आपका फिर बाद में देखेगी बिहेवियरल क्वेश्चन पूछेगी, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछेगी कि आप वो प्रेशर में काम कर सकोगे या नहीं। ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगी। आपको अपन के आप कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच करोगे वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारी चीजें रहेंगी। तो वो सारी चीजें आपको कवर करने होंगे। उसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट स्टार मेथड। स्टार मेथड क्या है? सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट। सिचुएशन के हिसाब से हमको वहां पे प्रिपेयर होना होगा, उसके हिसाब से टास्क, फिर उसके हिसाब से जो हमको टास्क मिलेगा उसको टैकल करना होगा। वो उस पे जो एक्शन करेंगे और वो एक्शन का रिजल्ट आएगा, वो सारी चीजें हमको ध्यान में रख के इंटरव्यू की तैयारी करनी है। कि हम जैसे फॉर एग्जांपल इंटरव्यूअर ने पूछा कोई सा भी एक रैंडम क्वेश्चन पूछा, तो क्वेश्चन को आप 2 मिनट ब्रेन में सोचोगे कि वो क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। फिर वो आपने आंसर दिया, उसके बाद में वो आपको वो क्वेश्चन पे क्या क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है, ये भी आपको सोच के जाना होगा। उसके बाद में आपको वहां पे टेक्निकल क्वेश्चन पूछेंगे। टेक्निकल क्वेश्चन में मेनली आपने जो जो भी रिज्यूमे में लिखा है, उन पे से ही टेक्निकल क्वेश्चन पूछेंगे। रिज्यूमे के बाहर कुछ भी नहीं देखेंगे। और आपको मतलब कंपनी का वैरी करता है, कौन सी कंपनी डीए से पूछती है, कौन सी कंपनी नहीं पूछती। आपको 4 से 5 लाख तक की कंपनी, एलपीए वाली कंपनी डीए से ज्यादा फोकस नहीं करती, वो कम्युनिकेशन पे फोकस करती है और आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक्स पे फोकस करती है। तो आपको कंपनी के हिसाब से प्रिपेयर करना होगा। और फिर 6 से 8 वाली कंपनी डीए से ज्यादा नहीं पूछती। उसके बाद में फिर हायर पैकेज वाली डीपी सीपी तक जाती है। उस हिसाब से आपको, जिस हिसाब से आपको पैकेज लेना है, उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना होगा। दिन आता है ये ग्रुप डिस्कशन सभी कंपनियों में नहीं होता है। पर जो कंपनी जैसे नॉन टेक जॉब रोल के लिए आती है, और जो कि जो कंपनी का क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन ज्यादा होता है, उनको ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट कराती है। सारे कंपनीज ग्रुप डिस्कशन नहीं कराती, सिलेक्टिव कंपनीज कराती है। तो वो भी आपको ध्यान में है कि आपको जो कंपनी में बैठना है, जो कंपनी का जॉब रोल आया है, उसको लिए जीडी के लिए आपको प्रिपेयर करना होगा। और जीडी में आपको स्टैंड आउट कैसे होना है, जैसे उसके लिए भी इफेक्टिव प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है अपने पास। कि जीडी में आपको कोई भी टॉपिक मिला है, उसको अच्छे से सोचना है, उस पर अच्छे से आपका एक थॉट बताना है। और थॉट बताने के बाद में वो थॉट पे आपको लास्ट तक टिके रहना है। जैसे कि एक कोई भी सिनारियो दिया है, उसको आपको एग्री या डिसएग्री आपको पूछा, अगर आपने एग्री बोल दिया तो फिर एग्री क्यों, और आखिरी तक आपको एग्री ही रहना पड़ेगा। आपको डिसीजन चेंज नहीं करना पड़ेगा। ऐसे छोटी छोटी स्ट्रेटजी से हम जीडी में स्टैंड आउट हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें, प्रेजेंटेशन ऑफ आइडिया, आपने जो सोचा है उस पर आप कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रेशर में आके आप कुछ भी बोल जाओ। आपको जो सोचा है, जो बोला है, जो करना है, वही करना पड़ेगा। उसके बाद में आप जीडी में सिर्फ आपको बोलते नहीं आना चाहिए, आपको एक्टिव लिसनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने आपका पॉइंट बोला, फिर सामने वाले का पॉइंट भी आपको शांति से सुनना होगा, और फिर बाद में उसको जवाब देना होगा हम अच्छे से। तो ये होगा हमारा जीडी। जीडी के बाद में आता है रेज्यूमे बिल्डिंग। रेज्यूमे बिल्डिंग में मेनली आपको एक ऐसा नहीं कि आपको रेज्यूमे 2-3 पेज का रेज्यूमे बना दिया और बहुत सारे स्किल ऐड कर दिए। रेज्यूमे मेनली एक सिंगल पेज का रेज्यूमे होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड, और एक सिंपल उसका वो होना चाहिए लेआउट। और रेज्यूमे में सारी चीजें एकदम क्लियरली मेंशन होना चाहिए। जैसे कि आपकी स्किल रही है, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, जो भी आपकी क्वालिटीज है। क्योंकि आपके रेज्यूमे में क्वालिटीज मैटर करेगी, क्वांटिटीज नहीं। तो उस हिसाब का आपको आपका रिज्यूमे बनाना है, और रिज्यूमे आपको कस्टमाइज करना होगा हर कंपनी के हिसाब से। हर बार कंपनी अलग, हर हर कंपनी अलग जॉब रोल के लिए, अलग स्किल के लिए आएगी। तो हर बार आपको कंपनी वाइज आपका रिज्यूमे अपडेट करना होगा। ऐसा नहीं कि आपने एक ही रिज्यूमे बना दिया और वही हर कंपनी को अप्लाई करते जाओ। ऐसा करोगे तो आपका सिलेक्शन का चांस कम हो जाएगा। इसलिए अलग अलग रेज्यूमे अलग अलग कंपनीज के लिए बनाना होगा। और उसमें रेज्यूमे में ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल दिया, आपको सिर्फ रिलेवेंट जो आपकी स्किल है, जो आपका एक्सपीरियंस है, और आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आपके पास अगर है तो वो भी डाल दिया तो आपके लिए बेस्ट होगा। और सारी चीजों को आपको बुलेट वाइज, बुलेट पॉइंट में वहाँ पे
पूरा ऐसा करके देना होगा जैसे कि वो सामने वालों को देखने के लिए वो अच्छा लगे। देन आता है सॉफ्ट स्किल। तो काफी जो सर्विस बेस्ड कंपनी होती है वो सॉफ्ट स्किल पे ज्यादा फोकस करती है। उनका ज्यादातर फोकस कम्युनिकेशन पे होता है। तो और सॉफ्ट स्किल में कम्युनिकेशन आ गया, टीम वर्क आ गया, ये सारी चीजें आ गई। तो सॉफ्ट स्किल में मेनली आपको अच्छे से कम्युनिकेशन करते आने चाहिए। आपकी वर्बल और राइटिंग दोनों ही अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद में आपको टीम वर्क आना चाहिए और लीडरशिप क्वालिटी वो आपकी देखते हैं। तो इसको बताने के लिए आप उनको बोल सकते हैं कि हमने कॉलेज में एक इवेंट किया था जहाँ पे हमने टीम में काम किया था। उसके बाद में आप ये भी बोल सकते हो कि वो टीम का लीडर मैं ही था और वहाँ पे मैंने लीडरशिप में ये इवेंट कंडक्ट कराया था। तो उससे आप आपके इंटरव्यू में स्टैंड आउट करोगे और आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैंने भी मेरे इंटरव्यू में यही किया था और उससे मेरा सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद में आपको सॉफ्ट स्किल आपकी कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करनी होगी। आपको पब्लिक स्पीकिंग आना चाहिए, सारी चीजें आपको आनी चाहिए। देन आता है मॉक इंटरव्यू एंड प्रैक्टिसेस। तो आपको है ना फाइनल इंटरव्यू से पहले आपको मॉक इंटरव्यूज देने होंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ मॉक इंटरव्यू लो या कोई आपका सीनियर होगा उसके साथ मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस करनी होगी। मॉक इंटरव्यू से होगा क्या कि आप इंटरव्यू के लिए कंफर्टेबल हो जाओगे। आपके अंदर से डर निकल जाएगा कि डायरेक्ट इंटरव्यू में जाएंगे तो आप पैनिक हो जाओगे, तो वो नहीं होगा आपके साथ। और रैंडम क्वेश्चन आएंगे वो सबको डील करना वो आप मॉक इंटरव्यू से सीखोगे। तो अब फाइनल इंटरव्यू से पहले एटलीस्ट 4 से 5 मॉक इंटरव्यू तो भी देके जाना होगा। और उसके बाद में जो मॉक इंटरव्यू से आपको जो फीडबैक मिलेगा उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करना होगा। ये मॉक इंटरव्यूज के लिए मैं एक गूगल फॉर्म डालने वाला हूँ जिसमें मैं बच्चे को गूगल फॉर्म भर के मैं उनका मॉक इंटरव्यू ले सकता हूँ सैटरडे संडे जैसा भी रहा। तो इसके लिए मैं फ्यूचर में मेरे बहुत सारे प्लान्स है कि स्टूडेंट्स के मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराऊं। देन आता है डीलिंग विथ रिजेक्शन। जैसे अभी आपको इसी कंपनी में अप्लाई किया, एप्टी में रिजेक्ट हो गए या इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए, तो उसके बाद कैसा करना है। तो रिजेक्शन को हैंडल करते आना चाहिए। जैसे फर्स्ट कंपनी में आपने अप्लाई किया, वहाँ पे एप्टी में रिजेक्ट हो गए, तो आपको घर आके एनालिसिस करना पड़ेगा कि एप्टी में कौन से पॉइंट में मैं कम पड़ा या मुझे कहाँ स्किल इंप्रूव करनी होगी। मैं मेरे कोडिंग में कहाँ मेरी स्किल्स कम पड़ गए, कहाँ में से बोलने में गलती हो गई या जो भी चीजें। और इंटरव्यू में भी आपको मतलब इंटरव्यू में भी रिजेक्शन मिला तो वो रिजेक्शन क्यों मिला। जैसे भी आप कोई भी इंटरव्यू में जाओगे आपने वो लास्ट में आपसे पूछेगा कि आपको कुछ मुझसे क्वेश्चन पूछना है तो उसको पूछ सकते हो कि हाउ वाज माय परफॉर्मेंस, वेयर शुड माय आई इम्प्रूव माई सेल्फ। ऐसा करके आप उससे फीडबैक ले सकते हो और वो फीडबैक को पॉजिटिवली यूटिलाइज कर सकते हो आपके नेक्स्ट फ्यूचर अपॉर्चुनिटी के लिए। तो रिजेक्शन को हैंडल करते आना चाहिए। काफी सारे स्टूडेंट का मेरे जो जूनियर है उनका यही रहता है कि भैया ये कंपनी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, ये कंपनी ने ऐसा कर दिया। तो मेरा यही बोलना रहता कि रिजेक्ट क्यों हुए वो रीजन, और फिर वो रीजन पे रेगुलरली प्रैक्टिस करो तो आप नेक्स्ट टाइम वो गलती आपसे रिपीट नहीं होनी चाहिए। देन पोस्ट प्लेसमेंट टिप्स। अगर आपकी प्लेसमेंट हो भी गई तो उसके बाद में फिर क्या करना है। आपको सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद में आपको क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि आपको ऑफर लेटर आ गया तो काफी सारे स्टूडेंट ऑफर लेटर देखते ही एक्सेप्ट कर देते हैं, ऑफर लेटर साइन कर देते हैं। पर आपको बहुत सारी चीजें वहाँ पे देखनी पड़ेगी कि आपको इन हैंड कितना आएगा और आपको ऑफर लेटर में वहाँ पे कोई बॉन्ड तो नहीं साइन करा रहे। और आपको बॉन्ड साइन भी करा दिया तो आपको जो बॉन्ड टाइम है उससे पहले आपने कंपनी छोड़ी तो आपको कितना फाइन वहाँ पे भरना होगा। क्योंकि बहुत सारी कंपनी ऑफर लेटर साइन करा लेती है और आप जब रिजाइन मारोगे तो आपको बोलती है कि अभी आप छोड़ नहीं सकते, नहीं तो आपको इतना अमाउंट देना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें आपको पहले ही वेरीफाई कर लेनी पड़ेगी, नहीं तो बाद में वो आपके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। और जैसे आपका सिलेक्शन होगा ऑफर लेटर एक्सेप्ट के बाद आपको प्रिपेयर करना होगा कि आप आईटी में एक प्रोफेशनल लाइफ में जाने वाले हो, आप न्यू चैप्टर बिगिन होने वाला है। तो वहां के लिए आपको आपकी पूरी लाइफ के हिसाब से आपको इवॉल्व होना होगा कि आप कैंपस से कॉर्पोरेट जा रहे हो तो आपको वैसा उस वे में प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी। देन आता है एडिशनल रिसोर्सेज। एडिशनल रिसोर्सेज में आप बहुत सारी बुक्स और वेबसाइट रिफर कर सकते हो स्टडी के लिए जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगी। प्रैक्टिस टेस्ट दे सकते हो वेबसाइट्स पे और बुक्स रिफर कर सकते हो जो कि इंटरव्यूज के लिए मेनली होगी। और मेनली आपको ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, कोर्सेस एंड स्टडी ग्रुप्स। तो बहुत सारे बच्चे जो है कि कोर्सेस परचेस नहीं करते। इन जनरली आपको कोर्सेस लेना चाहिए और कोर्सेस से ही हम बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेस रहते हैं जैसे आपको लैंग्वेज का हो गया, कम्युनिकेशन का हो गया।
क्योंकि आपको लर्निंग के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि वो आपको इन फ्यूचर बहुत सारी चीजें रिटर्न में देगा। तो इसलिए आप ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हो या स्टडी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। जैसे कि टेलीग्राम ग्रुप हो गया, वहाँ पे कोई सब बच्चे एक ही कंपनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको समझ जाएगा कि वो कंपनी के लिए कौन सी चीजें करनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए। मतलब स्टडी ग्रुप में आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी। स्टडी ग्रुप होगा या कम्युनिटी हो गई, तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको नई जो आपको पता चलेगी, बाकियों की थिंकिंग कैसी है, बाकी कौन से वे में स्टडी करते हैं। और वो स्टडी ग्रुप में आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, जैसे कि वो कंपनी के रिपीटिव क्वेश्चन हो गए या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, या किसी किसी को कुछ पता चलता है तो वो ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। इसलिए आपको वो ग्रुप का पार्ट होना बहुत जरूरी है। आप मेरे भी टेलीग्राम वगैरह ग्रुप पे जुड़ सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने। आपको कुछ स्टडी मटेरियल चाहिए कौन से स्पेसिफिक कंपनीज के रिलेटेड, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा मटेरियल। Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.